Hello students, today's topic is, as you can see, is transport of food and minerals in plants. This is chapter 1 of standard 8. Okay, so let us proceed with the chapter. तो what is transport? ट्रांसपोर्ट होता क्या है? ट्रांसपोर्ट देखिए, डे टू डे लाइफ में हम लोग ये टर्म यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट. हम बोलते हैं हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, या हम एक जगह से दूसरे जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, या कोई मटेरियल हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है, या रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक्स की ज़रूरत पड़ती. ये तो हमारा हुआ ट्रांसपोर्ट का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, या चीज़ों को, या थिंग्स को, व्हाटएवर को पहुंचाना. बट इन प्लांट्स में क्या बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है? देखो, प्लांट्स जो होता है, यहाँ पे एक छोटा सा आप लोग प्लांट देख सकते हैं. प्लांट्स रूट से पानी लेके लीव्स में वो पानी पहुंच जाती है, राइट. और इस एग्जैक्टली लीव्स में एक्चुअली फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है. और फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. एंड दिस फूड, ये जो फूड होता है लीव से पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होना चाहिए. यस और नो? इसके लिए सर्टन वेसल्स होते हैं, जाइलम, फ्लोएम. ये जो दो वेसल्स होते हैं, अगर हम शॉर्ट में बताएं तो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर. ओके, आप लोग यहाँ पे ही छोटा सा लिख सकते हो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही. ओके, इसके लिए जाइलम, इट्स अ वैस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज डन बाय फ्लोएम. तो इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इंट्रो ऑफ द चैप्टर में ही मैं आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया देना चाहती हूँ. नेक्स्ट, there are certain terms we are going to discuss in this chapter. Okay, diffusion, osmosis, transpiration, stomata, xylem, phloem. Okay, ये सारे macronutrient, यही सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं. तो basically if I start, I'm going to start with the absorption of water by plants. Why? Because water is the main source through which plants prepare their food. देखो, प्रिपरेशन ऑफ फूड में कार्बन डाइऑक्साइड भी नेसेसरी है. और बाय प्लांट्स का जो प्रिपरेशन होता है फूड का, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, और क्या यूज होता है? वाटर. और क्या यूज होता है? एंड व्हाट एल्स? क्लोरोफिल. ये सब मिला के, जैसे हम लोग चिकन बनाने के लिए चिकन यूज होगा, वाटर यूज होगा, मसाले यूज होंगे, तब जाके हमारा प्रॉपर खाना बनेगा. वो भी कहाँ? किचन में. एग्जैक्टली, हॉल में तो नहीं बनाओगे. उसी तरह लीव्स के अंदर प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, राइट. ये सारे उसके इंग्रेडिएंट्स हैं. तो मेन इंग्रेडिएंट पहले हम चलते हैं पानी की तरफ. ठीक है, तो जो पानी है वो एब्जॉर्ब होता है रूट के थ्रू. यस और नो? रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है. ये तो आप लोग बेसिकली जानते ही हैं. लेकिन क्या आप इस रूट को डिटेल में जानते हो? क्या आप इस रूट के बारे में और भी कुछ इतना तो आप, अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज अ रूट, बेसिकली स्टूडेंट्स बोलेंगे इट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज बिलो द ग्राउंड. और जो शूट होता है अबाव द ग्राउंड. ये शूट हुआ, ये रूट हुआ. बट एग्जैक्टली इफ यू गो टू डिवाइड पार्ट्स ऑफ द रूट और अंडरस्टैंड इट बेटर, यू कैन सी दिस. ओके, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट एंड दिस आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द रूट. दिस इज योर मेन रूट. ओके, सेकेंड टाइप इज योर लैटरल रूट. जो मेन रूट से ब्रांचेस निकल रहा है वो है लैटरल रूट. और लैटरल रूट से जो छोटे छोटे रूट हेयर्स दिख रहे हैं आप लोग को, इसको हम टर्शरी रूट्स भी बोलते हैं. तो मेन रूट, ओके, मेन रूट ये है लैटरल रूट, जिससे हम सेकेंडरी रूट्स भी कहते हैं. और ये है टर्शरी रूट्स, जिसके ऊपर छोटे छोटे रूट हेयर्स भी है. ओके, ये टर्शरी रूट्स को ही हम रूट हेयर्स बोलते हैं. So this was your classification of root. Now let us go further into the chapter कि यहाँ पे बेसिकली हम लोग को पता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, या बेसिकली सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मॉलिक्यूल्स उनके हैं, वो कैसे मूव होते हैं? दे मूव थ्रू मेनी प्रोसेसेस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्सेट्रा. तो बेसिकली ओके, सो एज यू कैन सी, अभी you can see difference between diffusion and osmosis. ये दो प्रोसेस है जिससे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बेसिकली होते हैं प्लांट्स में. ओके, इनफैक्ट एनिमल्स में भी डिफ्यूजन और डिफ्यूजन होता है, क्योंकि डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन एनी मीडियम, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, या गैस हो. लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है.
ओके तो बेसिकली डेफिनेशन अगर हम डिस्कस करें व्हाट इज डिफ्यूजन, इट इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देखो मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्रॉम अ एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ एरिया ऑफ लोअर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये वाला मैं एग्जाम्पल पहले आपको देना चाहती हूँ डिफ्यूजन का। आप लोग क्या करिए, एक इंक ड्रॉपर से पानी में एक बीकर या एक ग्लास ऑफ पानी ले लीजिए, कांच वाला ग्लास जरूर लेना ताकि आपको दिख सके कि हो क्या रहा है। तो जैसे ही आप इसमें इंक ड्रॉप डालेंगे तो वो इंक ड्रॉप थोड़ी देर में पूरे ग्लास में, पानी का कलर तो कलरलेस होता है, लेकिन थोड़ी देर में वो इंक ड्रॉप का कलर पूरे पानी में, यानी कि वो पूरा पानी ब्लू कलर का, लाइटिश ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इंक जो है वो डिफ्यूज होता है। क्या होता है, diffuses slowly in the layers of water molecules. So this is diffusion, and this process happens from a मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। जो मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल वो हायर, क्योंकि देखिए पानी से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन एक ड्रॉप ऑफ इंक का होगा, वो ज्यादा भारी होगा, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, ये सुनो। सो डिफ्यूजन जो होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, सॉलिड्स और लिक्विड्स from the region of higher concentration to that of the lower concentration, and it is a physical process। और ये चीज हमारे यहाँ रोल ऑफ डिफ्यूजन हमारे बॉडी में भी होता है। बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होते हैं हमारे बॉडी में, जो लंग्स के थ्रू हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ओके क्योंकि जो इंटीरियर प्लांट सेल्स होते हैं या एनिमल सेल्स में भी इन एंड आउट जो डिफ्यूजन होता है ये गैसेस का, ये बेसिकली डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। देखो जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा होता है लंग्स के, एंड लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, तो बस ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड नोज के थ्रू बाहर। ये एक डीप प्रोसेस है, ये मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन इतना याद रखिए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं वो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से होते हैं। ओके नेक्स्ट, अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करूं तो इट इज ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वाटर। देखिए यहाँ पे मेन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दोनों का तो मैम डेफिनेशन सेम है, सेम नहीं है। यहाँ पे मैंने कहा था मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन यहाँ पे इट कैन बी ओनली एंड ओनली लिक्विड। And the criteria is the same from the area of its higher water concentration to the area of lower concentration. Okay? तो यहाँ पे डिफ्यूजन में अगर आपको एग्जाम्पल मैं अभी बताऊंगी, पहले उससे पहले ये समझिए कि जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में होता है, और इसमें ऑस्मोसिस में इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बट ऑस्मोसिस रिक्वायर्स अ परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि चाहे वो परमिएबल हो चाहे सेमी परमिएबल हो। सो व्हाट इज दिस मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल या परमिएबल? देखिए परमिएबल वर्ड यानी कि ऐसा मेम्ब्रेन जिससे सब कुछ अंदर जा सके, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अंदर, जैसे छन्नी है, एक छन्नी की तरह, छन्नी से हम क्या करते हैं, सीव जिसको इंग्लिश में कहते हैं, चाय छानते हैं राइट, या आटा छानते हैं, तो हम क्यों करते हैं, ताकि जो पार्टिकल्स, जो बड़े पार्टिकल्स हैं, जो कचरा है बेसिकली वो ऊपर रहे, या चाय की पत्ती ऊपर रहे छन्नी में। तो ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हुआ कि सारे पार्टिकल्स अंदर नहीं जा रहे। परमिएबल मेम्ब्रेन वो होते हैं सारी जो पार्टिकल, पानी के साथ दूसरे पार्टिकल्स भी अंदर जा सकते हैं। ओके तो ऑस्मोसिस में इसीलिए बेसिकली यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिया गया है, यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। अंदर ये जो अंदर का है ये बाहर का है, समझो ये समझो एक डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। समझो दो मैंने अगल बगल ही रखा है बस। तो जो लार्ज, इसके बीच में एक मेम्ब्रेन है, और वो मेम्ब्रेन लार्ज सोल्यूट मॉलिक्यूल को नहीं पास करने दे रहा, यानी कि ये एक सेमी परमिएबल, मैंने क्या कहा था, परमिएबल मेम्ब्रेन वो है जो सब कुछ अंदर आने देगा, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक छन्नी की तरह काम करेगा, सिर्फ वही थोड़ी बहुत जो एकदम पतली चीजें वो अंदर जा पाएगी, इस केस में पानी जा पाएगा अंदर, और जो लार्ज सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, जो शुगर सॉल्यूशन के जो मोटे मोटे शुगर के दाने बाहर रह जाएंगे,
तो इसमें जो अगर जाएगा भी, जो अगर थोड़ा बहुत शुगर जाएगा तो वो डाइल्यूट शुगर सोल्यूशन इसके अंदर चला, ठीक है। देयर आर फ्यूअर वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन दिस साइड। क्यों? क्योंकि अगर किसी बीकर में अगर एक ग्लास शुगर ले लो तुम लोग और उसमें पानी कितना भर पाओगे? अगर 1 चम्मच शुगर लोगे तो पानी ज्यादा होगा, पूरे ग्लास में हम पानी भर सकते हैं, लेकिन पूरे ग्लास भर के शुगर लोगे तो पानी तो कम ही होगा ना। तो यहाँ पे ये उस टाइप के सॉल्यूशन को हम कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट, देखिए स्टूडेंट्स आप लोग को ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन जो होता है उसमें 3 चीजें होती हैं, बेसिकली 2 होती है, सॉल्वेंट और सोल्यूट। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए, अगर ये एक बीकर है और इसमें मैंने सॉल्यूशन बनाया है, किसका सॉल्यूशन बनाया? शुगर सॉल्यूशन का। तो शुगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट क्या होगा शुगर सॉल्यूशन में? पानी। और सोल्यूट क्या होगा? यहां पे सॉल्वेंट क्या है? पानी। और सोल्यूट क्या है? शुगर। ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसी तरह आप किसी भी चीज का सॉल्यूशन बना लो। आप लोग को नमक का सॉल्यूशन बनाना है तो नमक का सॉल्यूशन बनाओ, NaCl सॉल्यूशन, NaCl यानी कि नमक। NaCl में अगेन जो सॉल्ट होगा वो सोल्यूट होगा और वाटर अगेन सॉल्वेंट। तो वाटर हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसमें बहुत सी सारे जिस चीज में, जिस लिक्विड में कह सकते हो हम पार्टिकल्स को घोलते हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं। और जो चीज घोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल शुगर घोलते हैं पानी में तो पानी क्या हुआ? सॉल्वेंट। और शुगर क्या हुआ? सोल्यूट। दोनों मिला के क्या बना? शुगर सॉल्यूशन। दोनों मिला के क्या बना? शुगर सॉल्यूशन। ओके, तो यही चीज मुझे समझाना था। अब एक और चीज समझानी थी, डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यही सॉल्यूशन को 2 टाइप का होता है, सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। देखो कॉन्सेंट्रेटेड हम कब कहेंगे? कोई सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड, आजकल रमजान है तो उस टाइम पे हम लोग शक्कर का पानी बना के रखते हैं। तो बेसिकली उसमें पूरा ग्लास भर के अगर शुगर लेंगे, शुगर पूरा ग्लास भर के और पानी कितना? थोड़ा सा, लिटिल वाटर। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि उसमें पानी बहुत कम है। लेकिन डाइल्यूट में शक्कर, इतना सा शक्कर है बस और इतना भर के पानी है। इस टाइप के हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें। 1 चम्मच शक्कर अगर हम 1 ग्लास पानी में घोलेंगे उस टाइप के सॉल्यूशन को डाइल्यूट कहेंगे, क्योंकि वो इजीली शुगर मिक्स हो जाएगा। इसमें शुगर मिक्स होना मुश्किल लगता है, या तो हमें टेम्परेचर देके उसको हीट करना पड़ता है या बहुत देर तक, नहीं पॉसिबल कम। तो बेसिकली क्या कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट में डिफरेंस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस हो रहे हैं 2 सॉल्यूशन के बीच में, जिसके कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। ये हायर कॉन्सेंट्रेशन का है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन। और मैंने क्या कहा था? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, यस और नो। और यहाँ पे क्योंकि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखा है तो जब यहां से सॉल्यूशन हायर से लोअर में जाएगा तो क्या होगा? हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाएगा तो क्या होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ लिक्विड पास होगा, जो उसके मोटे मोटे मॉलिक्यूल्स है शुगर के वो नहीं पास हो पाएंगे, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इसमें ऑस्मोसिस में एक मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, लेकिन डिफ्यूजन में होना जरूरी नहीं है। ओके, सो द नेट फ्लो ऑफ वाटर इज फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। तो बेसिकली फ्लो कहां से होने वाला है आप बताइए? फ्लो कहां से? देखो, इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन विच इन्वॉल्व ऑस्मोसिस। एक डिफ्यूजन ही है, देखिए इसमें क्या होता है? सिर्फ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और रूट हेयर में भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहता है। रूट हेयर में सेल है, सॉइल का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उस अंदर के जो रूट हेयर के सेल से कॉन्सेंट्रेशन से डिफरेंट होता है ना, ये सुनो। तो सॉइल से ही तो सॉल्यूशन अंदर जाएगा, पानी अंदर जाता है, ये सुनो।
तो जो फ्लो जो होता है, नेट फ्लो ऑफ वाटर होता है डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में होता है, फ्लो ऑफ वाटर। तो द फ्लो कंटिन्यूज अंटिल द कॉन्सेंट्रेशन, तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, पोटैटो ओमोस्कोप बोलते हैं इसको। अ लार्ज साइज पोटैटो को लिया गया है और उसके आउटर सरफेस को पील ऑफ किया गया और उसको एक आलू को दो में कर दिया गया। A block is made out of from this part by cutting its side in such a manner the potato can rest vertically. A cavity is prepared in the middle and some sugar is poured in this cavity. यानी कि पोटैटो को वर्टिकली कट करके उसके अंदर एक कैविटी बना के शुगर डाल दी। The level of sugar is marked with a pin. देखो यहाँ पिन से लेवल ऑफ शुगर मार्क कर दिया। ये है पोटैटो, ये आलू है, वर्टिकली कट किया है इस शेप में, और उसमें शुगर सॉल्यूशन को इतना ही है उसमें। लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि इस पोटैटो को हमने शुगर सॉल्यूशन के साथ रखा है और यहाँ पे पानी है, अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो शुगर सॉल्यूशन राइज होने वाला है, इनिशियल लेवल इतना था फिर बाद में बढ़ने वाला है। क्यों? व्हेन द पोटैटो ब्लॉक कंटेनिंग शुगर सॉल्यूशन इज केप्ट इन पेट्री डिश, इसको पेट्री डिश बोलते हैं। इस पेट्री डिश में पानी है कंटेनिंग वाटर, और ये तो आलू है, आलू को हमने इस तरीके से कट करके इधर शुगर सॉल्यूशन डाला था, और थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद इस पानी का लेवल कम हो रहा है, क्योंकि जो पेट्री डिश कंटेनिंग वाटर राइजेज इन द पोटैटो कैविटी, वो पोटैटो के अंदर चला जा रहा है, पोटैटो उसको सोक कर रहा है, और इस वजह से यहाँ से जो शुगर सॉल्यूशन जो है, देखिए ये पानी यहाँ राइज हो गया, ये सुनो, तो वाटर राइजेज इन द पोटैटो कैविटी शोइंग दैट ऑस्मोसिस हैज टेकन प्लेस। So this indicates that water from outside, देखो आउटसाइड में हाई कॉन्सेंट्रेशन था, पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, फ्लोज इनटू द शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे पानी कम है, शुगर ज्यादा है। देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज मत हो, जब शुगर ज्यादा होगा तो पानी कम होगा, ये सुनो, तो कॉन्सेंट्रेशन लो होगा। यहाँ पे देखो शुगर सॉल्यूशन ज्यादा है लेकिन वाटर सॉल्यूशन कम है, वाटर कम है, शुगर का सॉल्यूशन ज्यादा, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पानी का ज्यादा है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और शुगर का कम है। तो इसीलिए फ्लो ऑफ वाटर कहाँ से होने वाला है, हाई टू लो। शुगर के ऊपर, सोल्यूट के ऊपर मत ध्यान दो, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पे ध्यान दो। तो इसीलिए यहाँ पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो पानी इसके अंदर चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन का ज्यादा था और पानी का कम था, और इसलिए पानी यहाँ पे राइज हो गया। और पोटैटो धीरे धीरे, पोटैटो यहाँ पे देखो, पोटैटो का जो वॉल है किसका काम कर रहा है, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज परमिएबल मेम्ब्रेन? देखो परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे मैंने कहा, वो छन्ने का काम नहीं करता, वो बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मोलेक्युल दोनों को अंदर ले लिया, ठीक है, थ्रू दैम। जैसे कि सेल वॉल, मसलिन क्लॉथ वगैरह जो यूज करते हैं हम लोग, उससे बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं। इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन वो होते हैं जो अलाउ ही नहीं करते हैं, ना डिफ्यूजन, डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्पर्मिएबल एक दूसरे का ऑपोजिट, और सेमी परमिएबल छन्ने की तरह काम करता है, अलाउज वाटर मॉलिक्यूल बट रेजिस्ट सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट मॉलिक्यूल, ओके। जैसे पार्चमेंट पेपर है या छन्नी कह दो या सेलोफिन पेपर, एनिमल ब्लैडर, एग मेम्ब्रेन, ये सब एग्जाम्पल्स है, ओके। कुछ होते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि वो कुछ सब्सटेंस को अलाउ करते हैं, कुछ को नहीं। जैसे वो चाय की पत्ती को नहीं अलाउ करेंगे लेकिन शुगर को अलाउ कर देंगे, मतलब दोनों सोल्यूट ही है लेकिन वो उसको अलाउ कर रहे हैं, तो वो सिलेक्टिव है अपने फंक्शन में, ओके। फॉर एग्जाम्पल सेल मेम्ब्रेन, तो वो हार्मफुल सब्सटेंस को अपने थ्रू पास नहीं कर सकता, यूजफुल कर लिया, समझ में आया। नाउ व्हाट इज रूट प्रेशर? देखो रूट प्रेशर, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ रूट। एक सिंगल रूट के अंदर इस तरीके से सेल होता है, ये देखो रूट है ना, इसके अंदर से अब उसको नोटिस करो डिटेल में, मैंने यहाँ पे ड्राइंग भी बनाई है, और देखिए ये जो है रूट है और ये हमारा जो है सेल सेप है, ठीक है। और ये समझो एक सेल है, और एक सेल के अंदर क्या क्या होता है, एक सेल के अंदर बेसिकली एपिडर्मल, अगर ये सेल है तो इसमें सेल वॉल भी होगा, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, देखो सेल वॉल सब कुछ अलाउ अंदर करता है, वो परमिएबल है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ वो सिलेक्टिव, वो ऑस्मोसिस कैरी करता है।
फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे है। एक सेल होगा तो सेल के अंदर सेल के छोटे छोटे पार्ट्स तो होंगे, सेल ऑर्गेनल्स तो होंगे, और ये एक रूट है रे, ये भी एक रूट है रे, ये अगल बगल के और भी सेल्स है। यानी कि रूट प्रेशर डेवलप होता है कैसे, इसको हम डिस्कस करते हैं। प्रेशर, so if you can see what is root pressure, it's defined in this para. I will read out to you all. The pressure developed in the root which helps in pushing the sap upward. जो ये सेल सेप है ये upward डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। The inside of root has higher concentration than soil solution, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, सॉइल से ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन रूट के अंदर होता है। तो रूट हैज आर इन कॉन्टेक्ट विद सॉइल, ऑब्वियसली यहाँ पे सॉइल होता है, यहाँ पे रूट है, तो द रूट हैज पिक अप वाटर फ्रॉम द सॉइल, बट वाटर के पार्टिकल्स, जो वाटर के अंदर जो पत्थर के पार्टिकल्स वगैरह, जैसे ये सॉइल है, सॉइल के अंदर और भी पार्टिकल्स होने, पत्थर वगैरह, वो अंदर नहीं आते हैं, सिलेक्टिव चीजें आती है। द रूट हैज पिक अप वाटर दैट इज ट्रांसफर्ड इनवर्ड ड्यू टू हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन सिंस द रूट हैज सेल्स हैव वैक्यूल व्हिच कंटेन्स हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सेल सैप इन इट। तो इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो कहाँ से मूवमेंट होगा, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है, यानी कि पानी अंदर की तरफ आएगा। सॉल्ट एक्यूमुलेटेड इन बेसल पार्ट ऑफ जाइलम चैनल, पार्ट ऑफ साइनस कॉजेज ऑस्मोटिक एंट्री, इसमें जो जाइलम चैनल बनता है ऑस्मोटिक एंट्री होती है, और इसी प्रेशर को हम रूट प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इट इज नॉट द सेम एज रूट प्रेशर। यहाँ पे जैसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, आयन, सॉल्ट, मिनरल्स, दे मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ हाई। उल्टा देखो, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, हाई टू लो। देखो कोई चीज ऊपर से नीचे, ये देखो मैं पेन फेंकती हूँ, ऊपर से नीचे गिरना आसान है, लेकिन नीचे से ऊपर उठाने में मुझे ताकत लगेगी ना। कोई भारी चीज ले लो, ऊपर से अगर तुम छठे माले से एक सूटकेस फेंकती हो, फेंकना तो आसान है, उठा के फेंक दोगे नीचे, लेकिन मैं कहूंगी वो पूरा छठे माले से चढ़वा के लिया हो तो तुम्हें एनर्जी लगेगी। उसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में चीजें जाती है, आयन स्पेशली। तो सब्सटेंसेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। यहाँ पे एटीपी की जरूरत बहुत होती है, तो ये उल्टा प्रोसेस हुआ ना, पैसिव नहीं हुआ, ये उल्टा हुआ। तुम्हें एनर्जी लगती है यहाँ पे, और ऑस्मोसिस वगैरह में एनर्जी नहीं लगती, वो एक पैसिव प्रोसेस है, वो एक्टिव प्रोसेस नहीं है। तो रोल ऑफ ऑस्मोसिस क्या है? देखो रूट है, जैसे ही पानी ऑब्जॉर्ब करते हैं, वाटर जो है डिफ्यूज हो जाता है इनटू डीपर पार्ट्स ऑफ द रूट बाय द सेल टू सेल ऑस्मोसिस। इट पासिस थ्रू द रूट टिश्यूज टू जाइलम। तो यहाँ से वो जाइलम से पास होता है। जो प्लांट्स का बीचे बीच हिस्सा होता है जाइलम, उसके थोड़े किनारे होता है फ्लोएम, और उसके किनारे होता है कॉर्टेक्स। इसको समझो पहले, तो प्लांट का स्ट्रक्चर को समझो, प्लांट के अंदर जाइलम फ्लोएम होते कहाँ। तो ये बीच में जो वाटर कॉलम बनता है, ये क्यों बनता है ये भी मैं बताऊंगी आगे, जब हम ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे उसी से पता चलेगा। देखो ट्रांसपिरेशन अभी मैं पढ़ाऊंगी, आप लोग पहले इसका स्ट्रक्चर समझो। देखो यहाँ से जाइलम वेसल्स के थ्रू ऊपर की तरफ जाता है, या जाइलम इट पासेस थ्रू रूट टिश्यूज टू द जाइलम इन द रूट व्हिच कैरी इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बी इट स्टेम एंड लीफ। तो मेन रोल क्या है ऑस्मोसिस का? एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट एंड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो वन सेल टू अनदर। लेकिन कभी आप लोग ने सोचा है कि ये जो डायरेक्शन है किसी भी एक ट्री में अगर रूट नीचे है और रूट से पानी खींच के ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे ये जाइलम है, इस तरफ फ्लोएम होता है और ये कॉर्टेक्स होता है, तो ये बीच में से जो ये ट्रांसपिरेशनल पुल बन जाता है, यानी कि जो लीव से ट्रांसपिरेशन होता है, लीव्स अपना पानी लूज करती है ना, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और इस वजह से यहाँ पे एक वाटर कॉलम में खालीपन रहता है, पानी की कमी होती है, जिस वजह से एक पुल होता है, लेकिन ये पुल अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और ग्रेविटेशन के अगेंस्ट होता है। कोई भी चीज ऊपर हम फेंकते हैं तो नीचे ही आती है, कोई ऐसा कुछ होता, ये तो एक चमत्कार की तरह है कि पानी रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और इस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ या कंडक्शन, अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप।
क्योंकि सैप के थ्रू ही ऊपर जा रहा है ना, सेल सैप के थ्रू। तो द वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड सैप। तो क्या है सैप? क्या होता है? जो पानी एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के थ्रू, उसको हम सैप बोलते हैं। और एक्चुअली वो पानी नहीं होता है। एक्चुअली क्यों उसको सैप बोलते हैं? बिकॉज इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मिनरल। प्लांट्स के रूट्स के थ्रू थोड़े मिनरल्स भी चले जाते हैं ना, सिर्फ पानी नहीं जाता, तो इसीलिए हम उसको सैप बोलते हैं। तो डिफिनेशन आ सकता है व्हाट इज सैप। तो द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर और सैप फ्रॉम द रूट्स ओके टू द टॉप ऑफ द प्लांट, मैंने कहा अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स थ्रू द टॉप ऑफ द प्लांट इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। ओके, कंडक्शन या एसेंट ऑफ सैप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जरूर आता है ये डेफिनेशन। और ये होता कैसे है? थ्रू जाइलम। और जाइलम मतलब जाइलम के जो टिश्यूज हैं, अगर तुम्हें पूछा जाता है कि ये कैसे होता है, हाउ डज इट हैपन, थ्रू जाइलम वेसल्स। ओके, थ्रू जाइलम वेसल्स, या जाइलम भी लिख दो, या ट्रेकाइड्स एंड वेसल्स ऑफ द जाइलम टिश्यू लिख दो। ओके, ट्रेकाइड्स एंड वेसल्स ऑफ द जाइलम टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डज इट हैपन। तो देयर आर मेनी फोर्सेज विच कैन बी सजेस्टेड। अभी ये जैसे मैंने कहा, ये क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट ऊपर को जा रहा है पानी, तो रीजन भी तो होगा। पहला रीजन है ट्रांसपिरेशन या ट्रांसपिरेशनल पुल बोलते हैं इसको हम। दूसरा रीजन है कैपिलरी फोर्स। जाइलम टिश्यू फंक्शन एज फाइन कैपिलरी ट्यूब थ्रू विच वाटर राइजेज अप बाय कैपिलरी एक्शन। तो वो एक कैपिलरी ट्यूब, एकदम पतले पतले ट्यूब की तरह बिहेव करता है। तो पतला ट्यूब, अगर हम ऐसे एक प्रेशर देके नहीं, बच्चों को हम दवा पिलाते हैं, उसके ऊपर ना एक दबाने वाला होता है, उस ट्यूब में पानी ऊपर चढ़ जाता है, तो वो भी तो एक सक्शन फोर्स टाइप होता है ना। तो राइज, इसी तरह यहाँ पे भी एक कैपिलरी एक्शन भी होता है। रूट प्रेशर क्या होता है? रूट प्रेशर, द प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट ड्यू टू कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ वाटर इनटू इट। पानी अंदर जाते रहता है, इस वजह से एक प्रेशर बन जाता है, रिस्पॉन्सिबल पुशिंग द सैप। तो पानी और सैप इतना भर चुका होता है रूट के अंदर, इतना भर चुका होता है सेल्स के अंदर, कि अब वो उसको ऊपर की तरफ ढकेलता है। यहाँ पे डिफ्यूजन होता है या ऑस्मोसिस के थ्रू ये दूसरे सेल में जाता है, इसी तरह फिर तीसरे सेल में, जैसे करते 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 पूरे मतलब ऊपर तक के, प्लांट के ऊपर तक के चला जाता है। और नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशनल पुल। अभी जैसे मैंने ये डायग्राम में आप देख सकते हो, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीफ। ओके, इवेपोरेशन होता है ना सनलाइट में, पानी का लॉस होता है ना प्लांट के। लीव जो होते हैं, लीव्स में स्टोमेटा होता है, लीव में स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है, पानी भी बाहर को निकल जाता है। तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स डेवलप अ फोर्स, और इस वजह से एक फोर्स यहाँ पे डेवलप होता है, क्योंकि खालीपन हो जाता है, यहाँ पे जगह खाली रह जाती है ना, पानी खत्म हो जाता है। विच पुल्स वाटर, अब उसको पानी की जरूरत है, इसलिए वो खींचता है यहाँ से पानी, नीचे से पानी खींचा जाता है। जब यहाँ से पानी चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ से तो पानी अब ऊपर की तरफ खींचता है प्लांट खुद। सो द पुल, दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशनल पुल, बिकॉज loss of water from the leaves develop a force which pulls water from the root to the top of the plant. The pull so set up is called transpirational pull. Okay, it is very important in case of tall trees, क्योंकि बहुत tall trees है तो transpirational pull अच्छे होने से ही पूरे प्लांट को पानी मिलेगा। नेक्स्ट, टर्जर प्रेशर। ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्लांट सेल बिकम स्वोलन और टर्जर। ऑब्वियसली यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप एक बलून का लीजिए, ठीक है, एक बलून ले लीजिए, कोई शीट दो। बलून में होली के टाइम पे जब एक बलून में तुम लोग उसमें पानी भरते हो बलून में, तो बलून कैसे बन जाएगा? अगर इसमें हम वाटर भरते हैं तो फूल जाएगा, लेकिन बिना पानी के ओके बलून में पानी ना हो, माइनस वाटर, कैसे दिखेगा बलून? ऐसा दिखेगा कि नहीं? तो इस कंडीशन सेल में भी यही है, अगर सेल में पानी होगा तो सेल ऐसा दिखेगा। तो उस टाइम की कंडीशन को हम टर्जिड कहते हैं। और टर्जिडिटी ऑफ सेल बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सेल को एकदम कोई चीज है ना मजबूत बन जाएगी ना, थोड़ी सी हाथ में पकड़ने में बलून आसानी से आप लोग पकड़ लोगे, आप मारोगे। ऐसे एक बिना पानी वाले बलून को मार के दिखाओ किसी को, लगेगा क्या? नहीं लगेगा, उसको मजबूती या मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलेगी नहीं तुम्हें, बलून में होगी नहीं। लेकिन इस टाइप का बलून आप फेंक नहीं सकते हो, इसमें पानी नहीं है, इसमें वाटर नहीं है, तो इस वजह से ये फ्लैसिड कंडीशन है। ये क्या है? तो इसको फ्लैसिडिटी या श्रिंक भी बोलते हैं इसको,
और इसको हम दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं, स्वेलिंग ऑफ द सेल। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा जो होता है, जो लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं स्टोमेटा, ओपनिंग और क्लोजिंग, जब ये इसके अंदर गार्ड सेल्स के अंदर जब पानी भरता है तो वो स्वेल हो जाता है और ओपन हो जाता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। क्या ओपन हो जाता है, स्टोमेटा। ये दिन के टाइम में होता है, ये डे टाइम में होता है, लेकिन नाइट टाइम में यही स्टोमेटा पानी नहीं होने के कारण क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी। और इसी टर्जिडिटी की वजह से प्लांट्स मजबूत रहता है। और कुछ प्लांट्स में जब टर्जिडिटी नहीं होती है तो लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सारे ना जो प्लांट्स वैसे टर्जर प्रेशर की वजह से एक्सपांडेड रहते हैं, वरना वो पचक जाते हैं, ओके, एकदम से मुलायम टाइप होने लगते हैं। तो ये इसका रीजन है, डिक्रीज इन टर्जर प्रेशर। और डिक्रीज इन टर्जर प्रेशर ऑफ द सेल लीड्स टू विल्टिंग। विल्टिंग यानी कि पत्तों का एकदम से मुरझा जाना, ठीक है, ड्रूप होना, ओके, जैसे बलून की तरह, जब बलून में पानी ना हो। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टू द प्लांट। वाटर इंपॉर्टेंट है ही प्लांट के लिए। पहला रीजन है कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से पानी यूज करके ही अपना खाना बनाता है। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड गैसेज डिजॉल्व इन वाटर। पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर इन प्लांट। ये भी इंपॉर्टेंट है, पानी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी, क्योंकि पानी में सारी चीजें घुल के पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होती है। इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू द प्लांट सेल विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सपोर्ट फॉर्म एंड फॉर्म। अभी जो मैंने कहा था, टर्जिडिटी जो होता है, पानी जो है टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, इनडायरेक्टली प्लांट को मजबूत बनाता है, ठीक है। वाटर इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है जिसमें 90% पानी होता है, और उसी में सेल ऑर्गेनिल्स हमारे तैरते हैं। इट इज जनरल सॉल्वेंट ऑफ लिविंग सिस्टम वे वेरियस वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। जितने रिएक्शंस होते हैं पानी की वजह से ही होते हैं, वो एक सॉल्वेंट है। मैंने अभी जैसे कहा, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बहुत सी चीजें पानी में घुलती है। वाटर कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन लीव। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, स्टोमेटा क्या होता है, प्लांट्स के ऊपर जो लीव्स होते हैं, लीव्स के ऊपर जो होल होते हैं, ओके। अगर आपको बेस्ट डायग्राम चाहिए तो यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का डायग्राम यहाँ पे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब इसमें पानी होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ये लीव्स का एक स्टोमेटा का डायग्राम है। और जब पानी नहीं होगा गार्ड सेल्स में तो ये श्रिंक हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा। ये रात के टाइम होता है, ये दिन के टाइम होता है। तो और भी कुछ टर्म्स है, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस। तो एंडोऑस्मोसिस क्या है, एंडो मतलब अंदर को कोई चीज आना, जब इनफ्लो ऑफ पानी अंदर की तरफ आता है, ओके, इनफ्लो ऑफ वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एक्सटर्नल डाइल्यूट सोल्यूशन इनटू द सेल, तो उसको एंडोऑस्मोसिस। और एक्सो यानी कि पानी बाहर की तरफ जाता है, विथड्रॉल ऑफ वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ सेल इनटू एन एक्सटर्नल कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट है प्लाज्मोलिसिस। देखिए, जब पानी चला जाता है सेल में, उस कंडीशन को हम कहते हैं श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म या प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये होता है एक्सोऑस्मोसिस। होता क्यों है, पानी निकल जाता है ना सेल से, एक्सोऑस्मोसिस की वजह से प्लाज्मोलिसिस होता है। लेकिन प्लाज्मोलिसिस क्या है, श्रिंकेज ऑफ सेल या प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। और डीप्लाज्मोलिसिस क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ द प्लाज्मोलाइज्ड सेल, यानी कि उसका जो पानी है वो अंदर की तरफ ही रहेगा, ओके। ये इसमें एंडोऑस्मोसिस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपिरेशन वाला पार्ट मैंने आप लोग को समझा दिया था, ओके। इस डायग्राम को भी आप लोग अच्छे से देख लेना कि कैसे स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है, लीव्स में स्टोमेटा होता है, और इस वजह से रूट्स जो है ऊपर की तरफ पानी को ढकेल, यानी कि एक एसेंट ऑफ सेल्फ हो रहा है या ट्रांसपिरेशनल पुल होता है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम भी दिया है, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ लीफ सेक्शन थ्रू लीफ ब्लेड, कैसे जाइलम वेसल के थ्रू पानी जा रहा है, ठीक है। मूवमेंट बिटवीन द सेल, ठीक है। और ये है स्टोमेटा, ये स्टोमेटा है, यहां से पानी निकल जाता है, ओके। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग, ओके, एक और यहाँ पे टर्म दिया, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। द वाटर ट्रेवल्स अप द वेसल्स इन वेस्कुलर बंडल्स एंड दिस फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। तो इसी को हम ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम कहते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। देखिए, ये सिंपल सी बात है, गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना क्यों आता है, क्योंकि धूप तेज होती है ना। उसका होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, यानी कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारे पसीना बॉडी रिलीज करता है। उसी तरह जिस दिन सनलाइट ज्यादा होगी उस दिन ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी। पानी लीफ अपने थ्रू लीफ के थ्रू पानी बाहर को जाएगा, इवेपोरेट होगा इन द एटमॉस्फेयर।
तो डे लाइट में भी ज़्यादा होगा ट्रांसपिरेशन कंपेयर टू रात में सनलाइट होता नहीं है। तो बेसिकली सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। टेम्परेचर, क्योंकि दिन में स्टोमेटा ओपन होता है, रात में क्लोज हो जाता है। टेम्परेचर ऑब्वियसली इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिस दिन गर्मी ज़्यादा होगी, ओके, मोर वाटर वेपर कैपेसिटी होगा एयर का लेने के लिए, इसलिए रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो। वेरस डिक्रीज इन टेम्परेचर में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन स्लो डाउन, ओके, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। फैक्टर ह्यूमिडिटी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ह्यूमिड एयर के अंदर बहुत वाटर वेपर होता है, ओके, इसीलिए वो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन, जब उसके बाद पहले से ही एयर में इतना वाटर वेपर है तो प्लांट से क्यों लेगा। तो इन ड्राई एयर द डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ टू द एटमॉस्फेयर विल बी रैपिड, बट ह्यूमिड एयर में कम, ठीक है। Air movement. When the air is still, the region around the transpiring leaf will become saturated with water vapors. जब एयर स्टिल है तो ज़्यादा वाटर वेपर एस्केप नहीं होगा और इस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन कम होगा। लेकिन जब एयर, मूविंग एयर विच इज विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड ना, जब विंड हो जाएगा तो वाटर वेपर इधर उधर निकल जाएगा प्लांट से, तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। और पोटोमीटर इज एन apparatus, यहाँ पे एक टर्म दिया है पोटोमीटर। It is an apparatus which is used to measure the rate of water loss from a shoot under natural और artificial condition। तो पोटोमीटर ऐसे दिखता है, देखिए। तो यहाँ पे एक प्लांट है, देखो एक लीफ का ट्विग है,